नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 10 सबसे बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिना आईडी प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन, इसमें दखल नहीं देंगे, याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आरबीआई का एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजन है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट मिले हैं। अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई के अनुसार सर्कुलेशन से वापस मिले 2000 के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87% डिपॉजिट के रूप में है और शेष लगभग 13% को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया जाएगा। आरबीआई ने लोगों से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वे 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय तक इंतजार न करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, केजरीवाल सरकार ने अदालत में दी है चुनौती। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर अगले सोमवार यानी कि 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया, आज सिर्फ नोटिस जारी किया। दिल्ली में अध्यादेश के साथ साथ अनुबंध के आधार पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में नियुक्त किए गए 400 से ज्यादा लोगों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग फिलहाल टालते हुए कहा है कि अगले सोमवार को दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी गुहार लगाई है कि एलजी सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका में सुधार कर उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देते हुए लगे हाथ उनको भी नोटिस भेज दिया। उपराज्यपाल की ओर से भी अर्जी दाखिल कर उनको भी पक्षकार बनाने की अपील की है। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच जारी रहेगी। टीचर भर्ती घोटाले की इंक्वायरी रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा ऐसा करने से जांच पर असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ईडी बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की इंक्वायरी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को ईडी को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत दी थी। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभिषेक बनर्जी की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आए, वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे मुवक्किल अभिषेक बनर्जी को एजेंसी की तरफ से परेशान किया जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ रोक लगाई जाए। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पूरा मामला सुनने के बाद यह समझ आया है कि हाईकोर्ट ने काफी सोच विचार के बाद यह आदेश जारी किया होगा। हम इसमें दखल नहीं दे सकते, इसमें दखल देने से जांच पर असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए जुर्माने को हटाने का निर्देश देती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर आरजेडी एमएलसी पर भड़के नीतीश तेजस्वी को करना पड़ा बीच बचाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग के साथ महागठबंधन सरकार को घेरा, तो वहीं महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बैठक में नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाने पर भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के आरोपों पर सुनील सिंह भड़क गए और उठकर जवाब देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार न सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर बल्कि कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज दिखे। उन्होंने बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ तस्वीर
खिंचवाने को लेकर सुनील सिंह की भी क्लास लगाई। हालांकि इस दौरान सुनील सिंह तीखे तेवरों में जवाब देते नजर आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजित पवार खेमे में शामिल हुए मकरंद पाटिल। एनसीबी में फूट के बाद शरद के इवेंट में गए थे, चीनी मिलों के कारण बदला फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई निर्वाचित क्षेत्र से राकपा विधायक मकरंद पाटिल अजित पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इस बात का ऐलान सोमवार को किया गया। पाटिल ने कहा कि उन्होंने यह कदम अपने क्षेत्र की 2 चीनी मिलों को बचाने के विकास और टूरिज्म के मुद्दे को हल करने की उम्मीद में उठाया है। मकरंद ने कहा कि हालांकि उनके लिए यह फैसला लेना बहुत कठिन था, क्योंकि शरद पवार और अजित पवार दोनों उनके प्रिय हैं। एनसीबी के अजित पवार ने एक हफ्ते पहले ही शरद पवार से किनारा करके अलग गुट बनाकर मौजूदा शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मकरंद ने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हाल ही में मैंने 2 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया जो वित्तीय संकट में थी। लोगों के आग्रह के कारण ही मैंने इन मिलों के लिए चुनाव लड़ा। वहीं दोस्तों एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार खेमे ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। प्रफुल्ल पटेल सहित अजित पवार के वफादार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें राकपा के 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर बोले बिहार में जब भी आरजेडी सरकार में आती है तो समाज में बढ़ते हैं असामाजिक तत्व। जी हां दोस्तों, जन सुराज पदयात्रा के प्रशांत किशोर एक तरफ जहां बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में लोगों से सही व्यक्ति को चुनने की अपील कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान सोमवार को पीके ने कहा कि महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में आशंका है कि कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि जो यहाँ का गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री के अधीन है। कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस शासन प्रशासन व्यवस्था पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाई। वकील बोले 3 हॉस्पिटल ने सर्जरी की सलाह दी। बेंच ने कहा तीनों रिपोर्ट दिखाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में था, जहां जैन की ओर से पेश हुए एमए सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है। सिंघवी ने कहा कि उन्हें जैन की मेडिकल रिपोर्ट्स का एक सेट 8 जुलाई को मिला है। ईडी की असिस्टेंट जोनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने रिपोर्ट्स पर संदेह जताया, जिसके बाद जस्टिस बोपन्ना ने सिंघवी से सभी 3 हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट उन्हें भी देने का आदेश दिया है। इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। दोस्तों 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होंगे मतदान। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पार्टी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। टीएमसी ने ट्वीट कर लिखा कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। साथ ही सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी। टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, शुभेंदु शेखर रे, समीउल इस्लाम, प्रकाश चिक और साकेत गोखले के नाम पर मोहर लगाते हुए उम्मीदवार बनाया। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बीते गुरुवार से शुरू है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड से 56 मौतें। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, केजरीवाल बोले हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना। जी हां दोस्तों, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 लोगों की जान जाने की खबर है। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने को कहा है। प्रदेश में कई नदी नहरें खतरे के निशान से ऊपर हैं। 2 जगह बादल फटा है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना है। इस समय सभी राज्यों को मिलकर काम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से भी बात की है। पीएमओ के मुताबिक प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। देश की कुल बारिश अब सामान्य से अधिक हो गई है। 9 जुलाई तक सामान्य बारिश 239 मिमी होती थी। अब आंकड़ा इसे पार कर 243 मिमी हो गया है, जो कि 2% ज्यादा है।
इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे और लिंक रोड सहित कुल 1300 रोड प्रभावित हुई है। पंजाब में 13 जुलाई तक सभी सरकारी अटेंड और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में एनडीआरएफ बुलाई गई है। सीएम की इमरजेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। अमरनाथ यात्रा को अगले तीसरे दिन जम्मू के रास्ते से रोक दिया गया। चंडीगढ़ में 13 जुलाई तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों श्रीखंड यात्रा सस्पेंड कर दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए डीसी कुल्लू ने आदेश जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मायावती ने दिल्ली में डाला डेरा, चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव की काट के लिए बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती कभी दिल्ली में होती है तो कभी लखनऊ में। यह बात किसी को खबर भी नहीं लगती कि वह कब कहां होती है, लेकिन इस बार जब मायावती दिल्ली पहुंची इसका बाकायदा ऐलान हुआ। यह भी जानकारी दी गई कि वो लंबे वक्त तक दिल्ली में रहेंगी। इसके बाद एक नई चर्चा छिड़ गई कि मायावती के लंबे समय तक दिल्ली में रहने का ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या मायावती यह संदेश देना चाहती है कि उनकी नजर अब दिल्ली की सियासत पर है या कुछ और। कोई इसे 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी के प्लान पर दिल्ली से अमल का संकेत बता रहा है तो कोई कुछ और। बसपा के नेता इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना चुनाव से जोड़ रहे हैं। बसपा नेताओं का कहना है कि 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए मायावती का दिल्ली में बेस बनाना जरूरी था, जिससे हर राज्य की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। दोस्तों मायावती ने दिल्ली पहुंचते ही चुनावी राज्यों के कोऑर्डिनेटर और संगठन से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई। इस बैठक की एक तस्वीर बाहर भी आई जिसमें मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उनके दाहिनी तरफ बैठे नजर आए। मायावती आकाश को सियासत में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। आकाश को बसपा ने 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुरान जलाने पर इस इस्लामिक संगठन ने किया यह ऐलान। जी हां दोस्तों, जून के अंतिम दिनों में स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर मुस्लिम देश अभी भी भड़के हुए हैं। घटना पर विरोध जताते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने अब स्वीडन के सामानों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हूतियों की तरफ से संचालित टीवी चैनल अलम सीरा ने बताया कि हूतियों ने स्वीडन से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती व्यापार मंत्री मोहम्मद शराफ अल मुताहर ने कहा कि स्वीडन से आयात प्रतिबंध का निर्णय 4 जुलाई को लिया गया। इसके बाद बीते शनिवार से इसे लागू किया गया है। उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से आग्रह किया है कि वो भी स्वीडन के सामानों को अपने देश में न आने दे। अलम सीरा ने हूती व्यापार मंत्री के हवाले से कहा है कि यमन कुरान के अपमान के बाद स्वीडन की वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने वाला पहला इस्लामिक देश है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 65,344 पर बंद। साइट DLM के शेयर ने लिस्ट होते ही दिया 52% का रिटर्न। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 65,344 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 24 अंकों की तेजी रही। यह 19,355 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 82.58 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में आज रिलायंस, टाटा स्टील और JSW रहे, जबकि टॉप लूजर्स में HCL, टेक, टाइटन और पावर ग्रिड रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने गिलगिट बाल्टिस्तान को दिखाया भारत का हिस्सा। इस इलाके में पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉक किए। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने पाकिस्तान को एक झटका देते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया है। ट्विटर ने यहां पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह समस्या कुछ ही स्मार्टफोन यूजर्स को आ रही है। रविवार को यूजर्स ने जब यहां से ट्वीट किया तो क्षेत्र के लोगों को भारत के हिस्से में बताया गया, क्योंकि लोकेशन कश्मीर की थी। यूजर्स ने काफ़ी देर तक सरकार के हैंडल्स को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें जवाब मिला कानूनी मांग के तहत भारत में अकाउंट पर रोक है। इसके बाद से कई यूजर्स ट्विटर पर इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के रहीमाबाद के रहने वाले यासुर हुसैन ने ट्वीट किया कि मैं गिलगिट बाल्टिस्तान में हूं और ट्वीट पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्वीट नहीं दिख रही है। इसमें कहा गया है कि कानूनी मांग के तहत भारत में अकाउंट पर रोक है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्च 2023 से भारत में पाकिस्तान की सरकार के आधिकारिक हैंडल्स को बैन कर दिया गया है। साल 2022 में अकाउंट को कानूनी शिकायतों के बाद 2 बार रोका गया था। ट्विटर किसी भी देश की कोर्ट द्वारा जारी आदेश या उचित कानूनी मांग पर सभी तरह के अकाउंट पर रोक लगाने के लिए बाध्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सेमीकंडक्टर बनाने की वेदांत की योजना को झटका, फॉक्सकॉन ने कंपनी के साथ साझेदारी तोड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार तोड़ने का ऐलान किया है। बीते वर्ष वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में $19.5 बिलियन के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्ट प्लांट लगाने का ऐलान किया था। न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। फॉक्सकॉन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि फॉक्सकॉन वेदांता की पूरी तरह मालिकाना हक वाली कंपनी ने अपना नाम हटाने को लेकर कार्य कर रही है। फॉक्सकॉन ने कहा है कि कंपनी वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर को लेकर अब आगे नहीं बढ़ने का फैसला कर रही है। दोस्तों, पिछले वर्ष वेदांता की तरफ से डिस्क्लोजर आया, उससे लगा कि प्रोजेक्ट वही चला रही है। बाद में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि वोल्केन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने वेदांता पर बीते हफ्ते जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल का डेब्यू फाइनल, बीसीसीआई ने भी लगा दी मोहर। वीडियो आया सामने। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 12 जुलाई से डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल के तहत रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम का यह पहला टेस्ट होगा। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जरूर जीतना चाहेगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए कई युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। इसमें यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ शामिल हैं। इन दोनों में से किसे पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिलेगा, यह तो मैच के दिन ही पता चलेगा, लेकिन बीसीसीआई ने इनके डेब्यू की तैयारी कर ली है, जिसका एक वीडियो खुद बोर्ड ने शेयर किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों का डेब्यू हो सकता है, लेकिन टीम की तैयारी को देखकर लगता है कि यशस्वी जायसवाल को पहले मौका मिलेगा। उन्होंने इंटर स्क्वाड मैच में भी रोहित के साथ ओपनिंग की थी और वो डोमिनिका टेस्ट में भी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। यशस्वी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टीम के रिजर्व में भी थे। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल 2023 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। दोस्तों, यशस्वी ने अब तक 15 फर्स्ट क्लास मैच में 80 से ज्यादा की औसत से 1845 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 शतक ठोके हैं। आईपीएल 2023 में भी यशस्वी ने सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था और 600 से अधिक रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हुंडई की एक्सटर कार लॉन्च, कीमत 6 लाख, सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग देने वाली भारत की पहली मिनी एसयूवी, टाटा पंच से है मुकाबला। जी हां दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया ने आज एक्सटर को 5.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर दिया। कंपनी का कहना है कि सब 4 मीटर मिनी एसयूवी सेगमेंट में यह भारत की सबसे सस्ती और पहली कार है। इसके सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए गए हैं। इस कार का मुकाबला टाटा पंच से होगा। एक्सटर के टॉप वेरिएंट में 40 प्लस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, वहीं दूसरे वेरिएंट में 26 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल डैश कैम और इंग्लिश वॉइस कमांड सपोर्ट करने वाली होम टू कार एलेक्सा के साथ 60 प्लस ब्लू लिंक कनेक्ट फीचर्स भी मिलेंगे। कार में माइलेज कितना मिलेगा, इसका कंपनी ने अभी तक घोषणा या घोषित नहीं किया है। दोस्तों, कार 8 मई से ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल है। इसे 11,000 रुपये टोकन मनी देकर बुक कराया जा सकता है। कंपनी कार के साथ 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रही है। भारत में इस कार का मुकाबला टाटा पंच के अलावा सिट्रोएन C3, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति सुजुकी, फॉक्सकॉन और इग्निस से होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा शिवसेना नाम मेरे दादा ने दिया था चुनाव आयोग के पास। जी हां दोस्तों, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा है कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उनके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में संवाददाताओं से यह भी कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वह किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे। निर्वाचन आयोग ने इस साल फरवरी में शिवसेना नाम और उनका पार्टी चिन्ह धनुष एवं बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित गुट को आवंटित किया था। आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना नाम और मशाल चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की अनुमति दी, जो उसे राज्य में विधानसभा उपचुनाव के समाप्त होने तक एक अंतरिम आदेश में दिया गया था। एकनाथ शिंदे ने पिछले साल जुलाई में दोस्तों ठाकरे के खिलाफ बगावत कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और सरकार का गठन किया था। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के पास किसी पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है, वह किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना नाम मेरे दादा ने दिया था, आयोग नाम कैसे बदल सकता है, मैं किसी को पार्टी का नाम हथियाने नहीं दूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
भारत में नौकरियां छीन लेगा एआई, आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा इस तरह की बातें नॉनसेंस। जी हां दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने भारत में एआई के नौकरियां खा जाने की बात पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का काम पूरी तरह से इंसान के काम को बेहतर करना और ह्यूमन बिहेवियर की नकल करना है। चैट जीपीटी के बाद से एआई को इंसानी नौकरियों के लिए खतरा माना जा रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने इस पर कहा कि मैं बहुत आलोचनात्मक लग सकता हूं, लेकिन साल 1999 में मैं सुन रहा था कि Y2K समस्या इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और अब सुन रहा हूं कि एआई नौकरियां खा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो हर खोज के सबसे भयावह परिणामों के पीछे भागते हैं, वैसे ही एआई नौकरियां खा जाएगा। अपने आप में ये जीरो नॉनसेंस बकवास बात है। चंद्रशेखर ने यह बात चेन्नई में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में कही। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।